हेलो स्टूडेंट। और आज की इस वीडियो में अपन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी या फिर इसी को अपन बोल सकते हैं फैट ऑफ आरबीसी। FATE, फैट ऑफ आरबीसी। आरबीसी बोल सकते हो, साथ में HB इंक्लूड कर सकते हो कि फैट का मतलब होता है टूटने से, डिस्ट्रक्शन से। ठीक है, ब्रेकडाउन का मतलब टूटने से है। किसकी बात कर रहे हैं? आरबीसी की या फिर HB की। ठीक है, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आरबीसी के बारे में। आरबीसी क्या होती है? रेड ब्लड सेल्स, मतलब लाल कलर की कोशिकाएं होती हैं और जो प्रेजेंट होती हैं कहाँ पर? ब्लड के अंदर। ठीक है, रेड कलर की क्या होती है? रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, प्रेजेंट कहाँ होंगी? तो ब्लड के अंदर मोस्ट अबंडेंटली होती है। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने बताया था, जब कंपोजिशन ऑफ ब्लड पढ़ा था उसके अंदर ब्लड सेल्स के अंदर पहली ही ब्लड सेल्स कौन थी? रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल्स का नॉर्मल जो डायमीटर है वो होता है 7.2 माइक्रोन। ठीक है, इसके अलावा इसको कुछ बुक्स में 7.4 माइक्रोन या 5 माइक्रोन तक भी बताया गया है। तो अपन एक वैल्यू मान के चलते हैं कि 7.2 का क्या होता है? इसका एक माइक्रोन का क्या होता है? इसकी लेंथ होती है। ठीक है, अब इस आरबीसी के अंदर इसका अगर कंपोजिशन अगर चेक करें कि ये किस किस से मिलकर बना हुआ है, तो आरबीसी के अंदर मोस्ट अबंडेंटली क्या प्रेजेंट होता है? वाटर, पानी। ठीक है, जो लगभग होता है 62.5% के आसपास। दूसरा, अदर सब्सटेंस होते हैं। अदर सब्सटेंस के अंदर प्रोटीन हो सकता है, एंजाइम हो सकते हैं। सोडियम प्रोटीन है, एंजाइम है। ठीक है, सोडियम है, पोटेशियम है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, ETC। कुछ अदर सब्सटेंस हो सकते हैं जो लगभग 2.5% होते हैं। पूरी आरबीसी के अंदर 2.5% के होते हैं अदर सब्सटेंस। और लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एक सब्सटेंस होता है जिसको बोलते हैं HP। ठीक है, हीमोग्लोबिन। तो नॉर्मल आरबीसी के अंदर 3 सब्सटेंस के बारे में अपन को जानना होगा। एक है जिसको अपन बोलते हैं वाटर। ठीक है, पानी। दूसरा है अदर सब्सटेंस जिसके अंदर प्रोटीन है, एंजाइम है, सोडियम है, पोटेशियम है, मिनरल्स हैं। ठीक है, और बाकी इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, तो वो प्रेजेंट होंगे। जो उसके अलावा थोड़ी बहुत गैसेस हैं वो प्रेजेंट होती हैं। लेकिन अपना जो टॉपिक है वो क्या है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड पोर्शन होता है वो होता है हीमोग्लोबिन, जो लगभग 34 या फिर 35% प्रेजेंट होता है। 35% तक क्या होता है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। इस आरबीसी का जो लाइफ स्पान है वो होता है 120 डेज। मतलब एक बार ये बन गई, एक बार ये फॉर्म हो गई। फॉर्मेशन के लिए मैंने कहा था कि ये कहाँ पे होती है? अडल्ट की अगर बात करें तो फ्लैट बोन, फ्लैट टाइप की जो बोन होती हैं, ये जो एक साइड से चपटी होती हैं, फ्लैट बोन के अंदर जो रेड बोन मैरो भरा होता है, फ्लैट बोन का जो रेड बोन मैरो होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? उसके अंदर इसका क्या होता है? आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। एक आरबीसी को बनने में लगभग 7 डेज़ का टाइम लगता है। ठीक है, 7 डेज़ का। तो कुछ चीज़ें हैं जो आरबीसी से रिलेटेड अभी याद रखनी है क्योंकि वो काम आने वाली हैं। एक तो नॉर्मल उसका डायमीटर 7.2 माइक्रोन के आसपास, एक उसकी लाइफ स्पान 120 डेज़ की। ठीक है, इसके अलावा उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट है, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसके अंदर प्रेजेंट है? वाटर है, या फिर बोल सकता हूँ किस किस से वो मिलकर बना है, तो वाटर प्लस अदर सब्सटेंस प्लस HP।
जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है अपने लिए एचपी। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एचबी के बारे में। एचबी का या फिर आरबीसी का फुल ऑन लाइफ स्पान कितना था? 120 डेज का। तो जैसे ही लाइफ स्पान होगा मोर देन 120 डेज, ठीक है, मोर देन 120 डेज ऑफ आरबीसी, मतलब अब इसका लाइफ स्पान क्या हो गया? 120 से ऊपर जाने लग गया है। इसी सिचुएशन को अपन बोल सकते हैं कि अब जो आरबीसी है वो क्या हो गई है? ओल्ड, ठीक है, बूढ़ी हो गई है, ठीक, तो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगी। इसी आरबीसी को अपन बोल सकते हैं इर्रेगुलर या फिर फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का हिंदी मतलब होता है नाजुक से, ठीक है, तो फ्रेजाइल आरबीसी। तो मोर देन 120 डेज वाली जो आरबीसी है, 120 दिन से ऊपर हो चुके हैं इस आरबीसी को, या फिर ओल्ड आरबीसी है या फिर फ्रेजाइल आरबीसी है, या फिर बोल सकते हैं जो थोड़ा बहुत फंक्शन लॉस कर चुकी है, ठीक है। तो फ्रेजाइल आरबीसी रीच into the स्प्लीन। अब ये जो पुरानी आरबीसी है ये क्या करेगी? सर्कुलेशन में घूमती हुई कहाँ जाएगी? स्प्लीन के अंदर। और स्प्लीन के जो कैपिलरी हैं, तो स्प्लीन के अंदर जाके ये क्या हो जाएगी? स्टक हो जाएगी या फिर अडेयर हो जाएगी, अडेयर इनटू दी ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज, या फिर इसी को अपन बोलते हैं साइनूसॉइड, क्योंकि स्पेशल फंक्शन होते हैं तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं? साइनूसॉइड, ठीक है। याद रखना है कि क्या बोल रहा हूँ कि जो मोर देन 120 से ज़्यादा अगर उसके दिन हो गए हैं आरबीसी की, या पुरानी हो चुकी है या फ्रेजाइल हो चुकी है, तो वो रीच मतलब पहुँचेगी कहाँ पर? स्प्लीन के अंदर। और स्प्लीन में जाके वो स्टक हो जाएगी, रुक जाएगी, अडेयर हो जाएगी, चिपक जाएगी कहाँ पर? जो ब्लड कैपिलरीज हैं, जो सब स्मॉलेस्ट क्या होती है? ब्लड वेसल्स होती हैं। मतलब पहले अरोटा जो हार्ट से बाहर निकलता है, अरोटा के बाद में क्या होती है? आर्टरी। आर्टरी डिवाइड होके क्या बनाती है? आर्टीरियोल्स। और आर्टीरियोल्स के बाद में क्या बनती है? कैपिलरीज। तो वो कैपिलरीज के अंदर जाके स्टक हो जाएगी, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट डायमीटर की क्या होती है? ब्लड वेसल्स। उसके बाद वहाँ स्प्लीन के अंदर जो मैक्रोफेजेज हैं, वो मैक्रोफेजेज क्या करेंगी? इस फंसी हुई आरबीसी को ब्रेक करेंगी। और ये फंसी क्यों है? क्योंकि अब ये नॉन फंक्शनल या फिर बूढ़ी हो चुकी है। पहले अगर ये 120 दिन से पहले वाली होती तो ये स्क्वीज़ करके निकल जाती वहाँ से, ठीक है। तो अब ये निकल नहीं पा रही, तो इसलिए वहाँ पर होती है मैक्रोफेजेज। अब मैक्रोफेजेज की अगर बात करूँ तो स्प्लीन के अंदर होता है जो आरबीसी के साथ में डील करता है रेटिकुलर एंडोथीलियम एंडोथीलियल सेल। ये स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जिनका काम होता है फैगोसाइटोसिस का। फैगोसाइटोसिस क्या होता है? तो फैगोसाइटोसिस के लिए याद रखना है, फैगोसाइटोसिस मतलब एक सेल है जिसका काम क्या है कि वो बाहर जो कोई भी एंटीजन हो, फॉरेन पार्टिकल हो, उसको इंटर करवाएगी, अंदर लेगी, और अंदर लेने के बाद उसको ब्रेक डाउन कर देगी, तोड़ देगी, और तोड़ने के बाद उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बदल के वापस ब्लड सर्कुलेशन में डाल देती है। तो ये वाली एक्टिविटी क्या कहलाती है? फैगोसाइटोसिस। तो यहाँ पर मैक्रोफेजेस ब्रेक्स और फैगोसाइट दी आरबीसीज।
अब ये मैक्रोफेजेज जो रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल्स हैं, ये क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे या फिर फैगोसाइट कर देंगे किसको, आरबीसीज को। अब जैसे ही आरबीसी टूटेगी, तो मैंने कंपोजिशन में बताया था कि ये किस किस से मिलके बना हुआ है, तो नॉर्मल वाटर से, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो है HB, जो लगभग 35% के आसपास होता है। ठीक है, ये जो वैल्यूज़ हैं वो थोड़ी बहुत वेरी कर सकती हैं बुक टू बुक, तो आप अगर किसी और बुक से अगर प्लान देख रहे हैं तो हो सकता है थोड़ी चेंज हो सकती हैं, बाकी मोस्टली आपको करेक्ट ही मिलेगी। और एक होता है अदर सब्सटेंस, अदर सब्सटेंस के अंदर है प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन के अंदर एनहाइड्रेज एक प्रोटीन है जो क्या करता है, CO2 और बाइकार्बोनेट को ब्रेक करके CO2 प्लस वाटर के अंदर कन्वर्ट करता है, जिसकी बाद में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है HB। अब ये क्या, आरबीसी टूटी है तो वाटर बना है, अदर सब्सटेंस बने हैं जो 2.5% होते हैं। अब ये वाटर और जो अदर सब्सटेंस है ये क्या हो जाते हैं, बॉडी के अंदर रीयूज हो जाते हैं, मतलब दोबारा से आरबीसी या फिर कुछ और बनाने के लिए क्या काम आ जाएंगे, रीयूज हो जाएंगे। दूसरा जो है इम्पोर्टेंट वो है HB। अब बात करते हैं HB की, हीमोग्लोबिन, यहाँ से अपना टॉपिक है वो स्टार्ट होता है। तो हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन, इसको अगर मैं बात करूँ, फुल फॉर्म लिख देता हूँ एक बार, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन दो कंपोनेंट से, दो सब्सटेंस से मिलके बना है, एक है हीम, दूसरा है ग्लोबिन। हीम है वो फर्दर दो सब्सटेंस से मिलके बना है, एक है आयरन और दूसरा है पोरफायरिन, एक पोरफायरिन की रिंग होती है। ठीक है, उसके बाद अब जैसे ही आरबीसी टूटी है तो तीन सब्सटेंस बने, वैसे ही HB टूटेगा तो भी क्या बनेगा, एक तो बनेगा आयरन, दूसरा बनेगा पोरफायरिन और तीसरा बनेगा ग्लोबिन। ठीक है, ग्लोबिन है प्रोटीन जो जैसे टूटेगी तो अमीनो एसिड्स के अंदर ब्रेक हो जाएगी, एमिनो एसिड्स। अब ग्लोबिन प्रोटीन के अंदर सिंपली बता देता हूँ कि दो क्या होती हैं, प्रोटीन चेन, दो अल्फ़ा की होती हैं और दो बीटा की होती हैं। मतलब इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से 141 एमिनो एसिड आपस में मिलकर और क्या बनाते हैं, एक चेन बनाते हैं जिसको क्या बोलते हैं, अल्फ़ा चेन, जो संख्या में कितनी होती है, 2। दूसरा है बीटा, इसके अंदर 146 एमिनो एसिड्स आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़कर और क्या बनाते हैं, एक प्रोटीन की चेन बनाते हैं जो 146 अमीनो एसिड से मिलके बनी है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बीटा प्रोटीन चेन। ये भी संख्या में कितनी होती है, 2। तो ये जो एमिनो एसिड्स हैं अल्फ़ा और बीटा, जो प्रोटीन चेन है, ये क्या होती है, ब्रेक होके एमिनो एसिड्स में, और ये भी क्या हो जाते हैं, रीयूज हो जाते हैं, दोबारा से काम आ जाते हैं बॉडी को दोबारा से आज HB बनाने के लिए। तो आपको इसको याद रखना है। मतलब हुआ क्या है, हीमोग्लोबिन था नॉर्मल, और ये हीमोग्लोबिन टूट के हीम बना रहा है, ग्लोबिन बना रहा है। ग्लोबिन जो प्रोटीन है, ठीक है, ये प्रोटीन किससे मिलके बनी होगी, अमाइनो एसिड से। दूसरा इसी के अंदर बोल सकते हैं कि वो अमाइनो एसिड्स आपस में मिलके एक चेन बना रहे हैं, तो हीमोग्लोबिन के अंदर वो चेन कौन सी होगी, एक अल्फ़ा और एक बीटा। ठीक है, और इसके बारे में, हीमोग्लोबिन के बारे में डिटेल स्टडी के लिए एक नई वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें अपन पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना सा याद रखना कि ग्लोबिन एक प्रोटीन है जिसके अंदर 141 अल्फ़ा एमिनो एसिड्स होते हैं और 146 बीटा एमिनो एसिड्स होते हैं, जो जैसे ही HB टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा, तो वापस ब्लड के अंदर आ जाएंगे और उसके बाद में रीयूज हो जाएंगे। दूसरी बात करते हैं आयरन की, और आयरन क्या है,
जो किस फॉर्म में होगा, Fe2+, जिसको अपन बोलते हैं फेरस। इस फॉर्म में ये क्या करता है, बॉडी के अंदर यूटिलाइज होगा फेरस आयन। जैसे ये टूटा है, ब्रेक हुआ है, ब्रेक होने के बाद ये ट्रांसफेरिन नाम की एक प्रोटीन होती है, ट्रांसफेरिन प्रोटीन, उसके साथ में बाइंड होगा और किसी, अब ये जो ट्रांसफेरिन जो प्रोटीन है ब्लड के अंदर होती है, ये भी याद रखना है, ब्लड प्लाज्मा के अंदर। तो जैसे ही ब्लड में फेरस एंटर करेगा, उसके साथ में ये ट्रांसफेरिन बाइंड हो जाएगी, तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, Fe2++ ट्रांसफेरिन। ये होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्म, और इसी फॉर्म में आयरन है वो ट्रैवल करता रहेगा सर्कुलेशन के अंदर, और उसके बाद स्टोर हो जाता है ऑर्गन्स के अंदर, किसके रूप में, फेरिटीन के रूप में। और उसके बाद जब ज़रूरत होती है तब ये क्या हो जाएगा, रीयूज़। स्टोर होने के लिए हो सकता है ये स्प्लीन के अंदर, उसके अलावा बोन मैरो के अंदर, उसके अलावा लिवर के अंदर। ठीक है, तो देखो हीम था, हीम टूट के क्या बना रहा है, आयरन। आयरन की जो फॉर्म होती है वो Fe2+ फेरस के फॉर्म में होता है। ये फेरस या फिर आयरन बाइंड होगा ट्रांसफेरिन प्रोटीन से, जो ब्लड में प्रेजेंट होती है, और इससे बाइंड होने के बाद ये ब्लड के सर्कुलेशन में ट्रैवल करेगा। ठीक है, आप ये मान लो एज ए कैरियर काम करता है ट्रांसफेरिन, जो इसको क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है फेरिटीन, और फेरिटीन जो है वो स्टोर्ड फॉर्म है। इसको आप यहाँ पे मैं आप मेंशन कर देता हूँ, ये क्या है, स्टोर्ड फॉर्म है। मतलब ऑर्गन के अंदर अगर डिपॉजिट होगा आयरन, तो किस फॉर्म में होगा, फेरिटीन की फॉर्म में होगा। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट, जिसको बोलते हैं पोरफायरिन। पोरफायरिन है जो पाइरोल की एक रिंग होती है, पाइरोल रिंग होती है। ये क्या होता है, कैसे होता है, ये सब अपन बाद में पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री का। अभी आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है, एक पोरफायरिन के नाम से एक सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो पोरफायरिन क्या है, पोरफायरिन कन्वर्ट होगा आगे किसके अंदर, अब ये जो पोरफायरिन है ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर, इसके लिए आपको यहाँ पे याद रखना है बिलीवर्डिन, जो ग्रीन कलर का, जो कैसा होगा, ग्रीन कलर का एक सब्सटेंस होगा। ठीक है, ग्रीन कलर का वेस्ट प्रोडक्ट या सब्सटेंस होगा, जो बना है, इसके ऊपर एंजाइम जो एक्ट करेगा, जिसको बोलते हैं हीमोक्सीजिनेज, हीमोक्सीजिनेज। ठीक है, हीमोक्सीजिनेज एंजाइम है, वो क्या करता है, इस पे काम करता है कौन, हीमोक्सीजिनेज, और बनाता है बिलीवर्डिन। ये बिलीवर्डिन है जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है टोटली। ठीक है, ये बिलीवर्डिन आगे फर्दर कन्वर्ट होगा किसके अंदर, बिलीरुबिन के अंदर। नेक्स्ट जो फॉर्म होगी वो होगी बिलीरुबिन, और ये बिलीरुबिन है, ये कलर में कैसा होता है, तो येलो कलर का होगा। ये भी वही क्या है, एक एक्सक्रीटेड पार्ट है, जो बिलीवर्डिन से कन्वर्ट होके बना है। ठीक है, कन्वर्ट करवाने के लिए यहाँ पर एंजाइम कौन सा काम करेगा, तो वो है बिलीवर्डिन रिडक्टेज। ये कुछ एंजाइम है जो सर्कुलेशन में प्रेजेंट है, और ये सारी की सारी जो एक्टिविटी होती है ये कहाँ पर हो रही है, ये और बता देता हूँ।
कि ये जो एक्टिविटी हो रही है पोरफायरिन से पायरोल या फिर इससे पहले जो आरबीसी टूटी है, आरबीसी से 3 सब्सटेंस बने, वाटर और अदर सब्सटेंस, इसके अलावा हीमोग्लोबिन टूटा है, आयरन बनाया है, इसके अलावा ग्लोबिन बना है, पोरफायरिन बना है। ये सारा का सारा कहाँ हो रहा होता है? उन मैक्रोफेजेस के अंदर। किसके अंदर? मैक्रोफेजेस। और वो मैक्रोफेजेस किसकी हैं? स्प्लीन की। तो ऑल ओवर अगर बात करें तो ये कहाँ पर हो रहा है? ये सब स्प्लीन के अंदर। ठीक है। बिलीरुबिन बनने के बाद बिलीरुबिन क्या करता है? नेक्स्ट आगे क्या बनाएगा? ये बिलीरुबिन यहाँ से उठकर कहाँ जाएगा? ब्लड के अंदर, और ब्लड से ट्रैवल करके किसके पास पहुँचेगा? लीवर के पास। और इसको ब्लड के अंदर ट्रैवल करवाने के लिए, मूव करवाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यहाँ पर कौन काम करेगा? तो एल्ब्यूमिन जो प्लाज्मा प्रोटीन है, ये भी अपन ने ब्लड की कंपोजिशन में पढ़ी थी। ठीक है। एल्ब्यूमिन जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो इसकी हेल्प करती है, वो इसको अपने साथ में बाइंड करती है और पोर्टल वेन के थ्रू कहाँ लेके जाती है? लिवर के अंदर। अब पोर्टल वेन क्या है? इन सब का आपको आंसर मिल जाएगा। सिंपल सा आपको याद, जो चीज़ें आपको नहीं समझ आ रही उसको आप अंडरलाइन कर लेना। नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर जब पोर्टल सर्कुलेशन पढ़ेंगे उसके अंदर ये भी डिस्कस हो जाएगा। ठीक है। तो पोर्टल वेन वैसे सिंपली मैं आपको बता देता हूँ कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्टमक है, स्प्लीन है, पेनक्रियाज है, इन सब का ब्लड एक साथ इकट्ठा होकर एक लार्ज वेन बनाएगा वहाँ पर, जिसको बोलते हैं पोर्टल वेन। और ये पोर्टल वेन ओपन होती है किसके अंदर? लिवर के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट, अब लिवर के अंदर जाने के बाद क्या देखने को मिलेगा? तो लीवर है, और ये लीवर के अंदर अपने पास पहुंचा था कौन? यहाँ पर एक बिलीरुबिन आया था, जिसको अपन अभी बोल सकते हैं क्या? अनकॉन्जुगेटेड। यहाँ पर ये जो बिलीरुबिन बना है ना, ये अनकॉन्जुगेटेड टाइप का है। अनकॉन्जुगेटेड, अनकॉन्जुगेटेड या फिर उसको बोल सकते हैं मोर हार्मफुल, जो ज़्यादा बॉडी के लिए टॉक्सिक होगा, या फिर उसको बोल सकते हैं कि ये कैसा वाला बिलीरुबिन है जो फैट सॉल्यूबल है। फैट सॉल्यूबल। अब अगर फैट सॉल्यूबल बिलीरुबिन बना है जो अनकॉन्जुगेटेड टाइप का है, ये पहुंचा है किसके पास? लिवर के पास। अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, बिलीरुबिन। ठीक है। ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है, वो यूडीपीजीटी के साथ में, यूडीपीजीटी के साथ में मिलकर जो एक एंजाइम है, और ये कन्वर्ट होता है किसके अंदर? फर्दर आगे किस में? कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में। और ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन कैसा वाला है? वाटर सॉल्यूबल, या फिर इसी को बोल सकते हैं ये क्या है? लेस हार्मफुल, मतलब बॉडी के लिए थोड़ा नुकसान कम करता है कंपेयर टू अनकॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड, अनकॉन्जुगेटेड कैसा होता है? फैट सॉल्यूबल, मतलब फैट के अंदर मिक्स हो सकता है, वाटर के अंदर मिक्स नहीं होगा, और हार्मफुल होता है बॉडी के लिए ज़्यादा, तो मोर हार्मफुल। जिसको कहाँ से? स्प्लीन से कौन लेके आया है? एल्ब्यूमिन लेके आया। कहाँ पर? लिवर के अंदर। और लिवर में लाने के बाद में पीजीटी ने इस पर एक्ट किया है, काम किया है। यूडीपीजीटी क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ये क्या होता है? यूरिडीन, यूरिडीन डाई फॉस्फेट, यूरिडीन डाईफॉस्फेट ग्लूकोरोनोसिल ट्रांसफेरेज, ट्रांसफेरेज। ठीक है।
ये किसकी फुल फॉर्म है? UDPGT, जो क्या करेगा? अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को कन्वर्ट करता है कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, अब जब कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बन गया लिवर के अंदर, अब इसको अपन क्या कर सकते हैं? बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब ये वाटर सॉल्यूबल है, मतलब पानी के अंदर, मतलब ब्लड के अंदर मिक्स हो सकता है, प्लस ये हार्मफुल भी नहीं है ज़्यादा। अब ये जो कॉन्जुगेटेड टाइप का बिलीरुबिन है, ये बाइल के साथ स्टोर हो जाता है किसके अंदर? गॉल ब्लैडर के अंदर। गॉल ब्लैडर के अंदर क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। और जब कभी भी अपन फूड का इंटेक करेंगे, बाइल के साथ में ये किस में जाएगा? जो सबसे पहला पार्ट है स्टमक, स्टमक के बाद में जो फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो उसमें जाके ओपन होगा, मतलब ड्यूडेनम के अंदर क्या हो जाएगा? ये ओपन हो जाएगा। और अपने जो सिक्रीशंस है, जो बाइल सिंथेसिस कर रखा था, जिसको स्टोर किया हुआ था कहाँ पर? गॉल ब्लैडर के अंदर, उसके अंदर मिक्स होके ये बिलीरुबिन कहाँ आ जाता है? इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में आने के बाद इसके अंदर ये इंटेस्टाइन में आने के बाद ये क्या कहलाता है? स्टर्को बिलिनोजन। स्टर्को बिलिनोजन। और ये स्टर्को बिलिनोजन आगे जाके कन्वर्ट होता है एयर की प्रेजेंस में, ड्यू टू एयर ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? स्टर्कोबिलिन। और ये स्टर्कोबिलिन क्या करता है? गिव्स कलर टू दी स्टूल या फिर फीसेस। जो लगभग 80% होता है, जो बिलीरुबिन अपने पास आया था बाइल में मिक्स होके उसमें उसका। ठीक है, अब जो बचा हुआ 20% है उसकी बात कर लेते हैं। तो वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके किस में चल जाएगा? पोर्टल वेन के अंदर, जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा था। पोर्टल वेन से किस में जाएगा? ब्लड के अंदर। पोर्टल वेन से कहाँ जाएगा? जनरल सर्कुलेशन में। और घूमता हुआ फिर किसके पास आएगा? किडनी के पास। किडनी के पास आने के बाद किडनी उसको क्या करेगी? यूरिन के साथ में मिक्स करके यूरिन से बाहर निकाल देगी। और यूरिन, क्योंकि ये यूरिन के साथ में मिक्स है और किडनी इसको एक्सक्रीट आउट कर रही है, यहाँ पर इसको अपन क्या बोलते हैं? यूरोबिलिनोजन। यूरोबिलिनोजन। और ये यूरोबिलिनोजन आगे एयर के कांटेक्ट में आने के बाद कन्वर्ट होता है किसके अंदर? यूरोबिलिन के अंदर। और ये यूरोबिलिन कलर देता है, टू प्रोवाइड कलर टू दी यूरिन। मतलब यूरिन को कलर देने का काम करता है कौन? ये यूरोबिलिन, जो लगभग 20% होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारा का सारा जो एचपी हैं, जो ब्रेक होके और कहाँ? ब्लड के अंदर, और उसके बाद में लास्ट प्रोडक्ट के रूप में स्टर्कोबिलिन और यूरोबिलिन के रूप में बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा से इसको स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो गया है। रैपिडली इसको रिवीजन कर लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। स्टार्ट किया था फैट और ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, मतलब टूटना या फिर किसका? लाइसिस होना किसका? आरबीसी का या फिर एचपी का। रेड ब्लड सेल हैं जो 7.2 माइक्रोन का इनका डायमीटर होता है। किस किस से मिलके बनी है? तो वाटर से मिलके बनी है, और साथ में अदर सब्सटेंस और एचबी अपने लिए इम्पोर्टेंट है। इनका नॉर्मल फॉर्मेशन कहाँ होता है? आरबीसीज का या फिर हीमोपोइसिस कहाँ देखने को मिलता है? तो रेड बोन मैरो के अंदर 120 डेज़ के अंदर होता है। 120 डेज़ का इसका लाइफ स्पान होता है। ठीक है, 120 डेज़ का क्या होगा? लाइफ स्पान, मतलब इतने दिन तक ये क्या करती हैं? जिंदा रहती हैं। फिर जैसे ही यहाँ से स्टार्ट हुआ है कि जैसे ही 120 दिन कंप्लीट हो जाते हैं, तो मोर देन 120 डेज़ की आरबीसी हो जाती है, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं ओल्ड आरबीसी। ये ओल्ड आरबीसी या फिर फ्रेजाइल आरबीसी
पहुंचेगी किसके पास, स्प्लीन के अंदर। स्प्लीन के अंदर जो साइनोसॉइड होंगे, कैपिलरीज होंगे, वो इसको स्टक कर लेंगे, अडेयर कर लेंगे या फिर वहीं पे उसको फंसा लेंगे। क्योंकि पहले अगर ये नॉर्मल आरबीसी होती तो ये वहाँ से स्क्वीज़ करके या फिर सिकुड़ के क्या हो जाती, बाहर निकल जाती। लेकिन अब ये क्या है, ओल्ड आरबीसी है तो काम नहीं कर पाएंगी प्रॉपर, जिसकी वजह से उन साइनोसॉइड या कैपिलरीज के अंदर फंस जाएगी और वहाँ की जो नॉर्मल मैक्रोफेजेस हैं, जिनको एंडोथीलियल रेटिकुलर एंडोथीलियल सेल्स बोलते हैं, ठीक, ये इसको ब्रेक करेंगी या फैगोसाइट करेंगी किसको, आरबीसी को, मतलब तोड़ देंगी मैक्रोफेजेस। उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेंगे वो वाटर बनेगा जो 62, क्योंकि कंपोजिशन इसी से मतलब इससे मिलके बनी हुई है तो टूटेगी तो यही प्रोडक्ट बाहर निकलेंगे, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन मेन था और हीमोग्लोबिन है वो आगे कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, हीम प्लस ग्लोबिन के अंदर। यहाँ पर हीमोग्लोबिन है उस, ये भी अगर इसका कंपोजिशन अगर देखें कि ये किस किस चीज़ से मिलके बना है तो वो क्या है, हीम होगा, ग्लोबिन होगा। हीम फिर दो सब्सटेंस से मिलके बना है, आयरन और पोरफायरिन। ये इसमें लिखा हुआ है कि ब्रेकडाउन जैसे ही होता है तो हीमोग्लोबिन हीम में कन्वर्ट होता है और साथ में ग्लोबिन और साथ में आयरन या फिर पोरफायरिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब बात करते हैं एक एक की, कि ग्लोबिन जो प्रोटीन है, ये ग्लोबिन प्रोटीन प्रोटीन है तो इसका जो स्मॉलर मॉलिक्यूल है वो क्या कहलाता है, एमिनो एसिड। और एमिनो एसिड से मिलके क्या बनता है, प्रोटीन। तो इसके अंदर दो टाइप की चेन होती है, मतलब ये एमिनो एसिड्स एक दूसरे के साथ में जुड़कर एक चेन बनाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोटीन चेन। तो हीमोग्लोबिन के अंदर दो टाइप की चेन होती हैं, एक अल्फा और एक बीटा। जो संख्या में कितनी होती है, चार, दो अल्फा की होती हैं और दो ही बीटा की होती हैं। अल्फा चैन के अंदर 141 एमिनो एसिड होते हैं और बीटा चैन के अंदर 146 होते हैं। तो जैसे ही इसका लाइसिस होगा, टूटेगा, तो फिर वो ये क्या हो जाएगी, इन एमिनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और ब्लड के अंदर आके और ये वापस से रीयूज हो जाएगा। दूसरी बात करते हैं हीम। हीम के अंदर भी बात करते हैं किसकी, आयरन की। आयरन जो किस फॉर्म में होगा, फेरस फॉर्म में, Fe2+ के रूप में होगा। ठीक है, ये फेरस जो किसके साथ में बाइंड होता है, ब्लड के अंदर ट्रांसफेरिन नाम का एक प्रोटीन घूमता रहता है जो इसको अपने साथ में बाइंड करेगा और ट्रैवल करवाएगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये किसकी हेल्प करवा लेता है, ट्रांसफेरिन की, जो ब्लड में प्रेजेंट है। ट्रांसफेरिन जो है ये इसने ट्रैवल करवा दिया। अब नेक्स्ट, ट्रांसफेरिन जब स्टोर करवा देता है या फिर आयरन जब स्टोर होता है ऑर्गन के अंदर, किसी एक ऑर्गन के अंदर, पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर जब जाके ये स्टोर होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, फेरिटीन। ये फेरिटीन क्या है, स्टोर्ड फॉर्म है किसकी, आयरन की। स्टोर कहाँ होता है, तो स्प्लीन के अंदर, बोन मैरो के अंदर, लिवर के अंदर। सिंपली याद रखना है, ठीक है। जैसे ही ज़रूरत होगी स्टोर फॉर्म से वो कन्वर्ट होके रीयूज़ हो जाएगा आयरन, दोबारा से काम आ जाएगा एचबी बनाने के लिए, आरबीसी बनाने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं पोरफायरिन। पोरफायरिन पोरफायरिन है वो आगे कन्वर्ट होता है हीमोक्सीजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, किसके अंदर, बिलीवर्डिन के अंदर। ठीक है, बिलीवर्डिन है जो ग्रीन कलर का सब्सटेंस है और ये ग्रीन कलर का सब्सटेंस बच्चे के अंदर जब पहली बार वो पोटी करता है उस टाइम पे, जिसको अपन बोलते हैं फर्स्ट टाइम का जो पोटी करना या फिर स्टूल पास आउट करना, ये क्या कहलाता है, मिकोनियम। और उस मिकोनियम का कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर, जो किसकी वजह से होता है, बिलीवर्डिन की वजह से। ठीक है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो मिक्स हो जाता है किसके अंदर, जो फीटस, जो यूट्रस के अंदर जो बच्चा बन रहा होता है ना, तो उसके अंदर जो इंटेस्टाइन के अंदर ये सिक्रीशंस मिलकर, कौन सा, बिलीवर्डिन मिलकर, और ग्रीन कलर दे देता है उसको, उस स्टूल को। और वो पहली बार स्टूल पास आउट कर रहा है, उस पहली बार के स्टूल को अपन क्या बोलते हैं, मिकोनियम। बस इतना से याद रखना है, बाकी नेक्स्ट पढ़ेंगे बाद में। फिर नेक्स्ट है बिलीवर्डिन है वो कन्वर्ट होता है बिलीरुबिन के अंदर, जो कैसे टाइप का होगा, अनकॉन्जुगेटेड टाइप का होगा, जो कलर में येलो कलर का होगा, जो फैट सोल्यूबल होगा, मतलब फैट के अंदर मिक्स होने वाला होगा, जो हार्मफुल ज़्यादा होगा। और इसको कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम काम करेगा जिसको बोलते हैं बिली बिलीवर्डिन रिडक्टेज एंजाइम। ठीक है, बिलीरुबिन जो अनकॉन्जुगेटेड टाइप का है, ये स्प्लीन की मैक्रोफेजेस से उठकर या फिर स्प्लीन से बाहर आएगा, किसकी हेल्प से, एल्ब्यूमिन की वजह से, जो प्लाज्मा प्रोटीन है
और ये एल्ब्यूमिन इसको लेके जाएगी कहाँ पर, लिवर के अंदर। जैसे ये लिवर में पहुँचेगा, लिवर में एक एंजाइम इसका वेट कर रहा है जो इसको ब्रेक करने वाला है, तोड़ने वाला है, ठीक है, कन्वर्ट करने वाला है किसके अंदर, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के अंदर। और उस एंजाइम को अपन बोलते हैं UDPGT, यूरिडीन डाईफॉस्फेट। ये यहाँ पे लिखा हुआ है यूरिडीन डाईफॉस्फेट ग्लूकोरोनोसिल ट्रांसफेरेज, ठीक है। ये क्या है, एक एंजाइम है जो अनकॉन्जुगेटेड, जो फैट सॉल्यूबल बिलीरुबिन है उसको वाटर सॉल्यूबल बिलीरुबिन के अंदर कन्वर्ट करता है या फिर उसमें हेल्प करता है। जैसे ही बिलीरुबिन कॉन्जुगेटेड टाइप का बन गया, लेस हार्मफुल वाला बिलीरुबिन बन गया, या फिर बोल सकते हैं कि वाटर सॉल्यूबल बिलीरुबिन बन गया, ये बाइल के साथ में मिक्स होके स्टोर हो जाता है किसके अंदर, गॉल ब्लैडर के अंदर। और उसके बाद जब कभी भी अपन फूड को इनटेक करते हैं तो ये बाइल के साथ में कहाँ आएगा, ड्यूडेनम, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, पहला पार्ट है, जो स्टमक के बाद स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके अंदर ये बाइल है वो सिक्रीट होता है और मिक्स हो जाता है फूड के अंदर, और फूड को इमल्सिफाई करता है, बाइल का काम होता है वैसे, लेकिन बाइल को कलर देने का काम किसका है, बिलीरुबिन का है, ठीक है। तो बाइल का नॉर्मल जो फंक्शन है वो क्या है, इमल्सिफिकेशन, मतलब जो फैट अपन खाते हैं, जो घी और तेल अपन खाते हैं, उसको वो फैट सॉल्यूबल से वाटर सॉल्यूबल में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, बाइल का, ठीक है। तो बाइल में मिक्स था कौन, अपना बिलीरुबिन, और ये बिलीरुबिन स्टूल के साथ में या फिर जो खाना अपन ने खाया उसके साथ में मिक्स होके फीकल मटेरियल के रूप में मिक्स होके आगे 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 करके ये कहाँ से निकल जाता है, एनल कैनाल से, एनस से। और जब ये बाहर निकलता है तो किस फॉर्म में निकलेगा, स्टर्को बिलिनोजन के रूप में, और जो एयर के कांटेक्ट में आने के बाद में कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, स्टर्को बिलिन के अंदर। फिर ये तो है लगभग 80%, लेकिन इसके अलावा 20% है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। रीअब्जॉर्ब किस होकर कहाँ चला जाता है, सर्कुलेशन के अंदर, सर्कुलेशन के अंदर वापस आ जाता है, जिसको अपन बोलते हैं यूरोबिलिनोजन। और ये यूरोबिलिनोजन आगे किडनी के पास जाएगा, किडनी के पास जाने के बाद वापस कहाँ आएगा, किडनी से फिल्टर होके यूरिन के अंदर जाएगा, और यूरिन को कलर देगा, जिसको यूरिन को कलर देगा, और किस फॉर्म में है, तो यूरोबिलिनोजन के फॉर्म में यूरिन को कलर देगा। और उसके बाद में जैसे एयर के कांटेक्ट में आएगा तो यूरोबिलिन में बदल जाएगा, ठीक है, जो लगभग 20% है। अब देखो एक चीज़ है यहाँ पर जो आपको एक नाम याद रखना है, कि जैसे ही इंटेस्टाइन से बिलीरुबिन वापस एब्जॉर्ब होके ब्लड के सर्कुलेशन में आता है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, एंटेरो हिपैटिक सर्कुलेशन। हिपैटिक सर्कुलेशन मतलब क्या हो रहा था कि इंटेस्टाइन में था स्टर्कोबिलिनोजन के फॉर्म में या फिर बिलीरुबिन, ये रीअब्जॉर्ब होके वापस किस में आया, सर्कुलेशन में, और उसके बाद में किडनी के थ्रू बाहर निकलेगा। ऐसे वाले सर्कुलेशन को क्या बोलते हैं, एंटेरो हिपैटिक सर्कुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे इस वीडियो, इससे अलग जो बात करने वाले हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही है, ठीक है। एक बार आप इस पूरी वीडियो को देख लीजिएगा और इस डायग्राम को देख लीजिएगा। थ्योरी के लिए आपको संपर्क करना होगा, या मैं मेल आईडी आपको दे दूँगा, उसके अंदर आपको पीडीएफ के रूप में आपको ये सारा मैटर आपको मिल जाएगा, ठीक है। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा, मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।